जोहार, नमस्कार, प्रभात खबर में आप सबका स्वागत है। झारखंड के 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है और अब तक जो है टोटल 46.25% वोटिंग हुई है। सबसे ज़्यादा वोटिंग घाटशिला में हुई है और सबसे कम वोटिंग रांची में, राजधानी में, जहां बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने लगातार कैंपेन चला रखा था। आप आएंगे कोकर चौक पे भी देखेंगे, बजता रहता है, वोट करेगा रांची, जम के वोट करेगा रांची। लेकिन सबसे बुरी दशा जो है वो राजधानी की ही है। तो इस वोट परसेंटेज पे और उस पर चर्चा करने से पहले आपका ताल्लुक़ करवा दें हम अपने दो मेहमानों से। आनंद जी हैं ब्यूरो चीफ प्रभात खबर के और श्री अनुज कुमार सिन्हा जी हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रभात खबर। तो दोनों राजनीति की गहरी समझ रखते हैं और झारखंड में इन दोनों से बेहतर राजनीति के बारे में आपको बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं आनंद जी आपसे। आप पहले एक बार जो 43 सीटों का जो परिदृश्य है उसके बारे में ज़रा हमारी जनता को, एक बार दर्शकों को बता दीजिए। पहले चरण का जो चुनाव है उसमें जो 43 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है पहले फेज का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि अगर आपको सत्ता तक पहुंचना है दोनों गठबंधनों में किसी को भी, तो बहुत वेल परफॉर्म होना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शन करना पड़ेगा अपनी अपनी जगहों पर। एक तो ये हो गया। दूसरा ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है पहले फेज का चुनाव कि जो झारखंड में 28 ट्राइबल सीट है उसमें 21 ट्राइबल सीटों पर चुनाव हो रहा है, एसटी सीटों पर चुनाव है, 6 एससी सीटों पर चुनाव है जो रिजर्व सीट है, और 16 सामान्य सीटें हैं। तो जो पिछले हम लोगों ने रिकॉर्ड देखा है तो इस 43 सीटों पर पिछले बार जेएमएम का और कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा, जिससे वो चुनाव के बाद सत्ता तक पहुंचे। और 2014 में इसी क्षेत्र में भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था तो भाजपा पहुंच पाई सत्ता तक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है ये, और इसमें बहुत सारे दिग्गजों की भी साख जुड़ी हुई है। चंपई सोरेन जो अभी पूरे चर्चा में है झारखंड की राजनीति का, उनके सीट पर केंद्र बिंदु बने हुए हैं। केंद्र बिंदु बने हुए उनकी सीट पर चुनाव है। सरायकेला से वो लड़ रहे हैं। मीरा मुंडा जी लड़ रही है पोटका से। जमशेदपुर पूर्वी का सीट बहुत ही साख वाला सीट हो गया है। पश्चिम भी जहाँ से सरजू बन्ना गुप्ता मंत्री है। तो इस चुनाव में तो इंडिया गठबंधन के 4 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है। रामेश्वर उरांव है, मिथिलेश ठाकुर है, बन्ना गुप्ता है और दीपक बिरुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है वाकई में जो चीज़ें। अब अनुज सर से बात करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज का जो पैटर्न अभी चल रहा है, तो एक बार हम पहले बता देते हैं कि कहाँ कहाँ कितना वोटिंग हुआ है। तो अब देखेंगे कि नीचे से ही शुरू करते हैं। रांची में 33.65% वोट हुआ है। जमशेदपुर पश्चिम सीट में 35.93 और जमशेदपुर पूर्व में 36.92 और हटिया में 39% वोट हुआ है। यानी कि जो बड़े शहर हैं झारखंड के, वहाँ के लोग वोट करने के लिए नहीं निकले हैं। लेकिन चलते हैं, थोड़ा दूर चलते हैं। घाटशिला 53.87%, सबसे ज़्यादा वोटिंग 1 बजे तक का आंकड़ा है ये। उसके बाद बहरागोरा 53.86, खरसावां 53.68, सिसई 53.59। इसी तरह से आ जाते हैं। खूंटी में भी 50% से ज़्यादा वोट हुआ, 50.77 हुआ है। तो कुल मिला के एक तरह से ये देख रहे हैं कि जितना एसटी सीटें हैं, जो आदिवासी बहुल सीटें हैं, वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। करीब करीब 1.5 से 2 गुना का डिफरेंस दिख रहा है इन बड़ी सीटों पे। तो उसमें एक ईचागढ़ आता है जो रांची लोकसभा का ही पार्ट है, वहाँ पे है तकरीबन वो भी 50% के पार है, 50.42%। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने और घटने का चुनाव में क्या असर दिखता है, चुनाव के परिणाम पे क्या असर होता है? नहीं, कहाँ पे इसका बहुत असर पड़ता है। जो बता रहे हैं आप रांची के बारे में, तो रांची शहर वो शहर है जो वोटिंग में सबसे पुअर रहता है। ये बहुत ही अजीब संकेत है कि जो सबसे राजधानी है वहाँ के लोग निकलते नहीं हैं। तो रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद तो इस बार नहीं है, धनबाद, झरिया, पिछले चुनाव में भी ये सब जो है बहुत कम रहा है। इसका असर ज़्यादा पड़ता है, ख़ास तौर पर तब पड़ेगा, अभी समय है, 3 घंटा समय है, सीधा है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है। अच्छा, शहरी एरिया में है। बातें बहुत करेंगे आपको, बदलाव ये करना है वो करना है, लेकिन लोग निकलते नहीं हैं। तो शहरी एरिया के लोग निकलते नहीं हैं, पहला कारण। दूसरा कारण एक और है जो कि गहन अध्ययन का विषय है। शहरी एरिया से जो बड़े शहर है वहाँ पर जो बच्चे हैं
वो +2 किया और वो नाम यहाँ लिखवा लिया वोटिंग लिस्ट में, और वो निकल गए आपको पुणे, बेंगलोर और हैदराबाद, और कोई MBA कर रहा है आगे निकल गया, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना मेडिकल है, तो क्या उसका नाम यहाँ पर है बच्चों को और वो दे नहीं पाते हैं? तो ये बड़ा क्लास है। तो उस तरीके से देखना चाहिए कि एक्चुअली जो लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं और वोट नहीं कर रहे हैं कि वोट करने निकल नहीं रहे हैं, दोनों दो चीज़ें हैं। एक झारखंड में भी बड़े पैमाने पर पलायन होता रहा है, लोग बाहर निकल जाते हैं यहाँ के लोग हैं, तो नाम यहाँ पर है, डुप्लीकेसी है, वो है ही नहीं और वो यहाँ रहते ही नहीं है, तो आप उनका वोटिंग हमेशा कम दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सारे लोग हैं, ये मान लीजिए है, और शहरी एरिया में कम वोट हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा वोट हो रहा है, तो उसका असर पड़ता है पॉलिटिकल सिस्टम में। जैसे ये माना गया है कि शहरी क्षेत्रों में जितना वोट पड़ेगा है उसमें बीजेपी और उसके सहयोगी दल अच्छी स्थिति में होते हैं, ये माना, ये रिकॉर्ड, सीटें भी उन्हीं के पास होती है क्या है। तो इसका नुकसान, तो अगर पोल नहीं होता तो बीजेपी को तो संभव है कि इसका नुकसान हो, ये तो एक बड़ा कारण है। आपने कहा बहरागोड़ा, तो बहरागोड़ा घाटशिला ऐसा वो एरिया है जहाँ पे पहले से ही बहरागोड़ा में बहुत बड़ी संख्या में लोग वोट करते हैं, निकलते हैं। खास बात क्या है, घाटशिला में अच्छा वोटिंग है, सबसे टॉप पर है। ये मानना चाहिए कि घाटशिला वो एरिया है जिसका बड़ा एरिया अंदर के बेल्ट में वो सब नक्सल बहुल एरिया माना जाता है, वहां पर इतना अच्छा पोल हो रहा है, मतलब ग्रामीण बेहिचक वोट देने निकल रहे हैं, तो ये अच्छा संकेत है। सुस्त शहर के लोग जो हैं वो सुस्त हो रहे हैं, बहुत रुचि नहीं रहती है, खाली चुनाव का नहीं, 2-3 चुनाव को आप देखेंगे तो ये तो दिखता है। ये तो आपसे इस बारे में एक चीज़ जो मेरा मन में सवाल आ रहा है कि आपने कहा कि पलायन बहुत होता है झारखंड से, तो पलायन तो ग्रामीण क्षेत्रों से होता है, हाँ। राजधानी से तो लोगों का पलायन कम जब होता आप होगा। ओवरऑल, अभी तो बहुत अंतर नहीं है, आप देखेंगे ना कि ये 4-5 सीट जो बता रहे हैं, रांची, हटिया, पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी, ये सब तो हो गया। इसके अलावा बाकी सब चीज़ों में देखेंगे आप है तो कितना भी जाएगा है तो बहुत हाई जाएगा, तो 70%, 30% लोग कहाँ चले गए। अगर झारखंड का पोल 70% होता है तो क्या 30% लोग वोट देने नहीं निकले, कि 30 में 10% तो यहाँ है ही नहीं, 90% ही लोग अवेलेबल हैं झारखंड में, तो हम उसकी बात कर रहे थे, है ना। जो लोग हैं उसमें पोल करने का, उसका सीन अलग बनता है। इसमें आपको और देखना पड़ेगा कि यूथ, जिस एरिया में लड़कियां निकल रही हैं पोल करने के लिए ज़्यादा, वहां का रिजल्ट अलग होगा, जहां पे लड़के निकल रहे हैं वहाँ का रिजल्ट अलग होगा। ये दिखेगा, क्योंकि बहुत स्पष्ट करना भी उचित नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के इशूज अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, उनके ब्रेन में बहुत कुछ बैठा हुआ है, बच्चे वो सब देख रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा, वो असर चुनाव परिणाम पर दिखेगा। ये मानते हुए आनंद बेहतर बताएंगे कि पिछले चुनाव में अच्छी खासी संख्या में सीट थी जहां का मार्जिन 5000 से कम था जीत और हार का। विधानसभा में 5000 का मार्जिन बहुत बड़ा होता है जी, है ना। इस पर आगे चर्चा करेंगे, तो ये स्थिति है जी। तो अब आते हैं थोड़ा जो अपने झारखंड की जो हॉट सीट्स हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अभी जो सबसे हॉट सीट बता रहे थे आनंद जी की, चंपाई सोरेन जहाँ से चुनाव लड़ते हैं सरायकेला सीट से। सरायकेला एसटी सीट है और वहाँ पे गणेश महली के साथ लगातार उनकी टक्कर होती रही। इस बार सिनेरियो बदल गया पूरी तरह से। चंपाई सोरेन झामुमो छोड़ के बीजेपी में आ गए और बीजेपी के जो उम्मीदवार थे गणेश महली, वो बीजेपी छोड़ के जेएमएम में चले गए, और दोनों पार्टियों ने टिकट एक दूसरे के खिलाफ दिया है, चुनाव लड़ रहे हैं। और वोटिंग परसेंटेज जो है वो अच्छा खासा है, 49.1% की वोटिंग सरायकेला में 1 बजे तक हुई है। तो यहाँ भी वोटिंग परसेंटेज लगता है बढ़ेगा। ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, जो सीट बहुत चर्चित हो जाता है या जो जिसकी जहाँ से बहुत मतलब कहिए कि बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हो और पूरा फोकस रहता है वो चुनाव, तो वहाँ एक किस्म का तो रोमांच हो ही जाता है चुनाव का, जो मतदाताओं पर भी असर डालता है उसका। और पूरी की तरह जैसे आप जिस हॉट सीट की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें चंपाई सोरेन का वो बहुत मजबूत गढ़ रहा है, लगातार वो जीतते रहे 3-4 चुनाव। और उस जगह पर फिर अब कैंडिडेट चेंज हो गया, तो जो जिस पॉकेट का वोट है, मतलब जो जिस पॉकेट का नेता जिस क्षेत्र का है और जिसके साथ जो मतदाता
इंटैक्ट है, वो बड़ा एग्रेसिव वोटिंग करते हैं उस क्षेत्र में। तो अभी जो आपको 49% दिख रहा है वो यथास्थिति इसलिए हो रही है कि वहाँ पर जो भी दोनों खेमे के वोटर्स होंगे ना, वो उनको ले जाने का बूथ तक मैनेजमेंट जो पार्टियों का रहता है, कैंडिडेट्स का रहता है, वो बहुत ही तगड़ा रहता है उस लेवल पर। तो वो चीज़ें वहाँ दिख रही है। अनुज सर, आप जरा हम लोगों को जमशेदपुर पश्चिम और पूर्व के बारे में बताइए, जहाँ दोनों ही सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो रघुवर दास की बहू चुनाव लड़ रही हैं, पूर्णिमा साहू, और दूसरी सीट पे झारखंड के 2 मंत्री, एक तो सरयू राय भी पहले मंत्री रहे थे और अभी बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री की फिर से सरयू राय के साथ लड़ाई हो रही है, और जमशेदपुर में एक जमशेदपुर के सांसद रहे हैं अजय कुमार, उनसे रघुवर दास की बहू की टक्कर हो रही है। तो इन सीटों का क्या परिदृश्य देखते हैं आप, और ये कम वोटिंग का क्या असर देख रहे हैं उसमें? मैंने कहा था कि पहले भी इन दोनों सीटों पर वोट कम पड़ता रहा है, पिछले चुनाव में भी पड़ता रहा है। बहुत क्लियर है कि लोग अब बहुत निकलते नहीं हैं, है ना। और वो तो टाटा में तो और हो गया कि हम टाटा कंपनी के एम्प्लॉई अधिकांश वहाँ पर रहते हैं, तो अपना उनका जीवन अलग रहता है, इसी रूप में रहता है। सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जमशेदपुर पूर्वी वो सीट है जहाँ पे लंबे समय से रघुवर जी जीतते रहे थे, पिछले चुनाव को छोड़कर। अजय कुमार वहाँ पर पहले एसपी थे, और माफिया का जो दौर था उस समय उन्होंने काफ़ी काम किया था, तो उनका एक अलग क्रेज बना कर रखे थे। और इधर रघुवर जी की जमीनी पकड़, इस बार वो चूंकि संवैधानिक पद पर है तो वो एकदम बिल्कुल अलग है, उनकी बहुत चुनाव लड़ रही है। पिछले साल निर्दलीय थे, आपसी जो झंझट हुआ, और सरजू राय चुनाव जीते। तब जीते जब 70,000 का मार्जिन था उसके पहले चुनाव में, जी 2014 में, और उसके बाद 7-8 हज़ार से वोट से वो जो भी रहे हार गए थे। तो ये बता रहा है अब कि कोई भी सीट किसी व्यक्ति के लिए भी अब झारखंड में ये कहेंगे सुरक्षित है, ऐसी बात नहीं है। वो सीट पर नजर इसलिए है कि वहां से सरजू राय शिफ्ट कर गए, कहां पर, बगल में पश्चिम आ गए, वापस उसी अपनी शहर सीट में पे आ गए हैं। पहले हम लोग पूर्वी बात कर रहे हैं। और ये जो खड़ी हैं भाजपा से, जो खड़ी हैं उनके पूर्णिमा जो खड़ी हैं घरेलू कहते हैं, लेकिन पत्रकार भी रही हैं और बहुत अपनी बातों को बहुत तरीके से रख रही हैं। तो ये लगा था कि एक डमी के तौर पर खड़ी हैं, वो धारणा से बाहर निकल चुकी हैं। जो कल्पना सोरेन के समय था कि क्या करेंगी, जब बाहर आई तो बोलने में, इशू उठाने में वो बहुत आगे रही हैं। इसे टक्कर जमकर है। टक्कर था कि सामने खड़े हैं कौन, अजय कुमार। अजय कुमार बहुत इत्तेवर और बहुत ही सिस्टमैटिक आदमी, कांग्रेस में अच्छे पद पर रहे हैं, तो वो टक्कर है। तो ये टक्कर जबरदस्त है। यही देखना पड़ेगा कि पिछली बार जो बिहारी वोटर्स थे, बिहारी वोटर्स वो काफी नाराज हो गए थे सरजू राय को लेकर, उनको टिकट नहीं मिलने से, और वो गुस्सा फूटा था रघुवर जी के खिलाफ में। इस बार जो भी हो, पार्टी ने जो माहौल बनाया, जदयू से उनको टिकट दिया, ये मैसेज देने का प्रयास किया कि अब वो इशू नहीं है। तो ये चलाया था पक्ष में इनका। अगर इस बार भी वो अशांत माहौल अलग होता तो फिर परेशानी हो सकती थी। तो ये सब चल रहा है। इसको लेकर लोगों का ध्यान है कि क्या रघुवर जी की सीट सुरक्षित रह पाएगी कि उसमें सेंध लगाएंगे अजय कुमार। ये चर्चा हो गया है ना। सवाल रहा पश्चिम का जो एरिया है, उस पर बन्ना गुप्ता और सरजू राय में लंबे समय से मुकाबला होता रहा है जी। है, कभी ये जीते, कभी दोनों बारी से जीतते दोनों। अब मार्जिन जीत का बहुत कम रहा है पिछले चुनाव को छोड़कर है। और दोनों की लड़ाई है, व्यक्तिगत भी हो गई, बहुत दोनों की लड़ाई बहुत है। तो इस बार भी दोनों खड़े हैं और अभी तक चूक नहीं रहे हैं, दोनों माहिर खिलाड़ी जी है। वहां पर कुछ इशूज रहेंगे। वो मुस्लिम बहुल इलाका भी है जी, उसका बड़ा इलाका आजाद नगर, मानगो, वो सब है। वो सब बड़ा इलाका है जिस पर पकड़ रही है कांग्रेस की। अभी चूंकि जेम साथ में है तो उनका रहेगा। वहां पर भाजपा के वोटर अलग डिवाइड किया हुआ है। तो बहुत सेंसिटिव सीट है पश्चिम, और वोट भी अच्छी खासी संख्या होता है। तो ये जो आप बता रहे हैं वहां पे 35-36% हुआ है, 37 के करीब है। ये जब मालूम होगा किस एरिया के, अगर मानगो एरिया में 35 भी, उधर भी वही एरिया हुआ है, तो इनके लिए भी, सरजुरा के लिए अच्छी खबर है। लेकिन अगर ओवरऑल हुआ है और मानगो में, आजाद नगर में हाई पोल हो रहा है, तो ये खतरे का संकेत है और ये बनने के लिए अच्छा संकेत है। बहुत क्लियर हुआ। इसमें वो लिखा भी नहीं कहाँ का है, किस एरिया में है,
ओवरऑल तो आ जाता है किस एरिया में है। ये माना जाता है कि कुछ एरिया में बड़े पैमाने पे मानो कि सब में अच्छी खासी संख्या में लोग निकलते हैं वोट देने के लिए, तो वो एक डर है। वो डाटा जब तक नहीं आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों एरिया में है कि पोल बहुत कम हो रहा है, लोग सुस्त हो गए हैं, निकलते नहीं हैं। और दूसरा कारण है कि एक हमको लगता है, मेरा अपना मानना है आनंद है कि सब नाराज हो जाएंगे जो जितने बुजुर्ग बड़े बड़े लोग हैं, हम भी तो बुजुर्ग हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं, अब फ्रेश चेहरा भी लोग खोजता है। आम आदमी जब बात करेंगे, यूथ जो आजकल का जो है ना बच्चा लोग है ना, वो देखता है कि वो मालूम है हम रोज जिंदगी भर हम ही रहे प्रभात खबर में, है ना, तो गया नया चेहरा खोजेगा। उसी तरीके से पॉलिटिक्स में चाहता है नया चेहरा जो उसका फ्रेश हो, जो उसकी भाषा को समझे, उसके दर्द को समझे है। और तो ये पुराने हैं जो लगते हैं उनको परेशानी अब धीरे धीरे होगी, तो ये एक बड़ा कारण है। लेकिन उनकी संख्या अभी इतनी नहीं हुई है यूथ की जो चेंजेस कर लगे, तो एक वो भी कारण होता है कि कहाँ जाएंगे, किसको देंगे, वही लोग को। ये बता रहे हैं थोड़ा सा गंभीर है, कड़ा है, लेकिन है। एक बार से बात करिए तो बोलेगा अरे चचा तो कोई भी पूरा हंगामा किया रहता है, कहाँ सुनते हैं बात को, उनको देंगे। तो इससे कहने का अर्थ यह है कि उस बड़े वर्ग को, उस यूथ को रुचि कम हो जाती है कि हम नहीं जाएंगे। तो आप फ्रेश रहेगा जी, फ्रेश रहेगा तो एकदम लोग जाएंगे। आज शाहरुख खान को खाली खड़ा कर दीजिए इसी रांची शहर से, रांची से एक पार्टी से शाहरुख खान और एक पार्टी से सलमान खान, अब फिर देखिए वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ता है, तो मालूम हो जाएगा ना। वही जो सोए हुए हैं उसकी भाषा बोलते हैं कि कुड़ियागिरी कर रहे हैं, जब दौड़ कर जाएंगे वहां पर सेल्फी लेने के लिए। यही सीन है बॉस जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई। दो चीज़ कारण तो आपने बताया कि वोटिंग परसेंटेज क्यों कम हो रहा है, एक पलायन बताया और एक आपने युवाओं की वजह बताई कि बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वो भी एक तरह का पलायन ही है, क्योंकि अपने राज्य में अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है तो उनको पढ़ने के लिए वहाँ जाना पड़ रहा है, मजबूरी है उनकी। और दूसरा एक कारण बताया आपने कि युवा चेंज चाहते हैं। इस विषय पे निश्चित रूप से शोध होना चाहिए और उनसे बातचीत होनी चाहिए कि आखिर क्यों वोटिंग में उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। अब देखें हम लोग कई लाख बच्चे इस बार जुड़े हैं, लाख से ज़्यादा बच्चे जुड़े हैं। हाँ। नहीं यहाँ इस पे देखिएगा कि जो फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं उसको उनको उत्साह होता है जी, वो चल जाएंगे, हमको वोट देना कैसे देना है। उससे ऊपर आप गए ना, 2 बार वोट दे लिया तब है। अगर आप एज वाइज पूरा हर एक बूथ का जिक्र हो, तब मालूम होगा कि जो सबसे बुजुर्ग हैं, जो 60 पार किए हैं, वो तो जाएंगे वोट देने, हमारा अधिकार है, कहीं नहीं जाएंगे, रिटायर हो गए हैं, वो तो अड़ गए हैं, जाएंगे। बेटा नहीं लिया तब भी वो निकल जाएंगे जाने के लिए। अच्छा, यूथ वाला शुरू वाला भी जाएगा। जो बीच के फेज के लोग होते हैं ना, 35-40 से लेके है 50-55 तक का, ये लोग आराम वाले होते हैं, ज्यादा वो लोग चाहते हैं। ये मेरा मानना है, हम देखते हैं, लेकिन ये अध्ययन का विषय है। एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे। एक चीज़ बताइए कि जमशेदपुर में जैसे सरयू राय की इस बार पश्चिम में टक्कर है, आपने बताया कि पूरा व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है इनकी। हाँ। सरयू राय जहाँ भी लड़ते हैं व्यक्तिगत ही लड़ जाते हैं, इसकी वजह क्या है? रघुवर दास से भी लड़े थे तो व्यक्तिगत ही होकर लड़ने चले गए थे, वहाँ से उनको लड़ना नहीं था। मेरे कहने का वो आशय नहीं है, उसको है व्यक्तिगत मतलब आरोप बाद में चलना लगता है, वो पॉलिटिक्स में शुरू होता है कहीं से, बाद में होता है। तो बहुत मंजे हुए वो राजनीतिज्ञ हैं। व्यक्तिगत जब एक बार इनका आरोप लगेगा, एक बार उनका लगेगा, तो चलते रहता है, वो इशू नहीं है। अब ये लड़ाई अलग रूप में ले ली गई थी, लेकिन अभी इशूज है। हम लोग के हिसाब से कह सकते हैं कि व्यक्तिगत है, लेकिन वो तो इशूज को बेस का है ना। इनका सरजू राय जी का कहना रहेगा कि वहाँ पे गड़बड़ी हुई अकाउंट में, वो कुछ और बोलेंगे, ये चलते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लड़ाई खाली वही नहीं है, और ऐसी बात नहीं है कि हर बार व्यक्तिगत लड़ाई होती है। एक बार जब किसी से आपके संबंध खराब हो जाते हैं, किसी के भी, अगर आपसे और हमसे भी हो गए, तो बाद में तोड़ मोड़ होने लगेगा, पूरा होगा, उसमें कहीं कोई नहीं है, तो उस रूप में करेंगे। दोनों मंजे में है। देखिएगा कि बन्ना गुप्ता के पास, बन्ना गुप्ता भी है, उनका एक अलग आधार है, उनका अलग आधार है, दोनों का होता है। यही है फैक्टर, उसमें अलग अलग आप किस ग्रुप को कैटर करते हैं। इस पूरे इलेक्शन में ओबीसी वोटर को माइनस करके पूरे झारखंड में नहीं देखा जा सकता है। आप आगे बात करिएगा, आनंद हमसे ज़्यादा बताएंगे क्योंकि फील्ड में वो रहते हैं, क्योंकि बहुत क्लियर है कि
एक सेक्शन जो ट्राइबल का वोटर है वो उसमें किसकी पकड़ ज़्यादा है, बाकी एक सेक्शन जनरल और बाकी जो लोग भी हैं उधर किसकी पकड़ है वो सबको जानता है। ये जो ओबीसी फैक्टर है जो फ्लक्चुएट करता है, ये जिधर जाएगा पड़ला उन्हीं का भारी होगा। आनंद जी, आपसे इसी से जुड़ा सवाल, अभी हम लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ओबीसी पे बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ओबीसी को पिछड़ा रखा, उनको जातियों में बांट के रखा, और जब ओबीसी एकजुट हुए तो उनका दम दिखा और उसके बाद से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। आप देखेंगे जो घोषणा पत्र है तो जेएमएम ने, कांग्रेस ने, सब ने उसमें ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही है, बढ़ाने की बात कही है। तो इसको किस रूप में देखा जाए और किधर जा रहा है वो वर्ग जो है, वो उसमें क्या संदेश गया है घोषणा पत्र का और जो भाषण हो रहे हैं उसका? देखिए, एकदम अनुज भैया ने जैसा बताया आपको कि झारखंड के अंदर ना जो सेगमेंट है अलग अलग वर्ग का, वो एकदम विभाजित दिखता है। मतलब वो एकदम क्लियर कट इनका संकेत किधर था आप समझ ही गए कि ट्राइबल्स के वोट विभाजित दिखते हैं, और मान लीजिए कि दूसरे अपर क्लास के वोट विभाजित दिखते हैं, शहरी वोट विभाजित दिखता है, ग्रामीण वोट विभाजित दिखता है। एक जो बड़ा फ्लक्चुएटेड वोट होता है हर कंस्टिट्यूएंसी में जो तय कर देता है दशादी साउथ सीट की, वो एक ओबीसी, चूंकि ओबीसी में जातियां इतनी हैं और वो एक इतना बड़ा वर्ग है कि, और आपने बताया अभी कि जिस तरह से घोषणा पत्र में कोई ऐसा पार्टी नहीं है झारखंड का जिसने उस घोषणा पत्र में 27% आरक्षण का वादा ओबीसी को ना किया हो। और जिस तरह से अभी कांग्रेस ने जो जातीय जनगणना वाला मामला उठाया है, जो पूरा उसको लेकर के पूरे देश के अंदर हाईक्राई है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, नीतीश जी को कराना पड़ा बिहार में, लालू जी के समर्थन में है, राहुल लगातार उस पर बोल रहे हैं, और उस पर बीजेपी का ये काउंटर अटैक कि आप जातियों को डिवाइड कर रहे हो और ओबीसी टूटेगा या जातियों में बिखरेगा तो ओबीसी कमजोर होगा। जब आप छोटे छोटे जातियों बटों का छोटे छोटे चीजों का अधिकार मांगेंगे तो दोनों तरफ से काउंटर नैरेटिव चल रहा है। अब इसमें एक सवाल ये है कि मैं जो झारखंड में देखता हूँ, सर को भी अंदाज होगा कि कुछ कुछ पॉकेट्स में ऐसे हैं ना, वहाँ के जो ओबीसी नेता जहाँ के हैं उनका प्रभाव है, उसके साथ चल पड़ता है वो वोट। जैसे एक दौर था डुमरी के इलाका में, सर भी जानते हैं, लालचंद महतो हुआ करते थे वहाँ का नेता, 72-77 से शुरू किया उन्होंने जीतना, एक लंबे समय तक, जिसे जो सीट आज बड़ा हॉट बना हुआ है डुमरी वाला इलाका, तो उस क्षेत्र में वो ड्राइव करते थे एक खास वर्ग के लोगों को जो प्रभुत्व रखता था। दूसरे तरफ आ जाए, वहाँ उसी क्षेत्र में सर शिवा महतो वगैरह नेता हुआ करते थे, वो ड्राइव करते थे। तो उसके पहले विनोद बाबू का दौर ही अलग था, किया करते थे। तो ओबीसी का एक अपना पॉकेट है। बीच में फिर जब नवगठित झारखंड हुआ तो सुदेश महतो उसके एक आइकॉन और लीडर बने उन लोगों के बीच में। अब जयराम महतो उभर रहे। तो एक उस जो गैप है उसको यहाँ का लोकल लीडरशिप भर देता है कभी कभी। और दूसरा है कि सर तो हम लोग तो बहुत बाद में इन चीज़ों को देख रहे हैं, सर तो झारखंड आंदोलन से देख रहे हैं, चूंकि बात लंबी है और ये चूंकि बहुत भी वाइटल पॉइंट आपने उठा दिया। ये जो पूरा झारखंड आंदोलन है, सर भी बता पाएंगे कि महतो मांझी का एक बड़ा अलाइनमेंट था जिससे ये आज आप देख रहे हैं, या नया स्टेट आप देख रहे हैं। और झारखंड बनने के बाद ना वो पॉलिटिकल अलाइनमेंट टूट गया। जो आंदोलन का अलाइनमेंट था वो पॉलिटिकल अलाइनमेंट महतो और मांझी का टूटा है। सर ज्यादा बेहतर। तो ये क्या मतलब व्यक्तिगत आकांक्षाएं लोगों की बढ़ गई, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के बाद टूटा। ये डिस्कशन आपका है आधा घंटे का है, वो अपने आप में लंबा है, लेकिन ये जानिए कि राज्य बना है ना, राज्य बना, दो फैक्टर गौर करिए। जयपाल सिंह मंजे हुए पॉलिटिशियन थे, जानकार थे, विजन उनके पास था। जब 1950 में जमशेदपुर के सेशन में, अधिवेशन में ये तय हुआ कि छोटानागपुर आदिवासी महासभा उसका नाम बदलकर झारखंड पार्टी किया जाए, क्योंकि झारखंड तभी मिल सकता है जब इसमें गैर आदिवासियों को इंक्लूडिंग सदान को शामिल किया जाए। उस समय तक सदान की भागीदारी नहीं होती थी, बहुत कम होती थी है। उसके बाद पार्टी का नाम बदला गया और वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद बड़े पैमाने पे शुरू हुआ। जगन्नाथ महतो कुर्मी वो बने, पहले विधायक बने के है, वो चलता रह गया है। लेकिन 1973 में जब जेएमएम बना तो उसमें ये तय हुआ कि आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे थे संथालों की शिबू सोरेन गुरुजी, महतो की लड़ाई लड़ रहे थे अपने हिसाब से विनोद बिहारी महतो, सब अपने अपने एरिया में थे हैं, और एक राय मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे थे। तीनों जब मिले,
ये तय हुआ कि सब मिलकर लड़ेंगे हैं, तो वो जो लड़ाई जो शुरुआत की थी जयपाल सिंह ने, उसको एक बड़ा मूर्त रूप दे दिया गया, इस तीनों ने दिया है। और वहाँ से जो आंदोलन पिकअप हुआ, जो उठा है, उसने अलग झारखंड दिया। बीच में निर्मल महतो की हत्या हो गई जी 1987 में है। तो एक तरीके से महतो सदान को लीड करते थे महतो, वो और ट्राइबल्स, ये दो बड़ी संख्या में आगे इन्वॉल्वमेंट हुआ है, और ये चला राज्य बनने तक। वही ये आपने सही कहा, राज्य बनने तक है। पद भी पहले होता था, पहले जेएमएम में, बाद में बदलाव गया है। पहले स्टार्टिंग करिए जेएमएम में, उसमें था एक दो पद हुआ करते थे, अध्यक्ष और महासचिव। एक अध्यक्ष एक महासचिव। अध्यक्ष थे विनोद बाबू शुरू में, विनोद बिहारी महतो अध्यक्ष होगा, तो शिबू सोरेन महासचिव। फिर अध्यक्ष बन गए निर्मल महतो, तो महासचिव शिबू सोरेन। जब इनकी हत्या हो गई निर्मलदा की, तो अध्यक्ष बन गए शिबू सोरेन, तो महासचिव बन गए शैलेंद्र महतो। एक एक करके था, मतलब महतो और मांझी का जो कॉम्बिनेशन था वो बड़ा रहा। लेकिन राज्य बनने के बाद उसमें दूरी आई है, स्वीकार कर दी। वो कारण था पंचायत इलेक्शन। ये अलग डिबेट मांगता है। पंचायत चुनाव में एकल पद के आरक्षण को लेकर जो विवाद हुआ, उसने कई पॉलिटिकल लीडर्स का कैरियर खा गया। आज भी कई रिजर्व सीट है जहां पे अच्छी संख्या में महतो भी हैं, वो महतो खिलाफ वोट करते हैं, है ना जी। तो ये सब बड़ा कारण रहा है। अच्छी बात कही आपने। इस पे हम लोग एक अलग डिबेट रख लेंगे चुनाव भर। अभी अब फिर से चुनाव पे लौट के आते हैं। लेकिन इसमें इनकार नहीं कर सकते हैं कि ओबीसी का मेजर रोल रहेगा, लेड बाय कुर्मी महतो, है ना। महतो की भूमिका बहुत जबरदस्त होगी। किधर जाएगा, किधर वोट होगा, बटेगा एक तो होगा, ये तो चलेगा। और ये तो 23 तारीख को दिखेगा। लेकिन इसको इनकार नहीं कर सकते हैं, क्या आपस में लड़के बटेगा, इधर उधर होगा, कि थोक भाव से जाएगा, ये अर्थ रखेगा। चलिए, ये बहुत अच्छी जानकारी रही। हम लोग अब पुटका की बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। पहले चर्चा थी कि अर्जुन मुंडा खुद चाईबासा से लड़ेंगे या कहाँ से लड़ेंगे, वो चर्चा थी। खरसावां से वो विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने पत्नी को आगे किया है और पुटका से वो चुनाव लड़ रही हैं। पुटका में ठीक ठाक वोटिंग है, अभी तक तो 47.27% की वोटिंग हुई है। तो नए सिरे से मीरा मुंडा की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं आनंद जी? ज़रा उसके बारे में बताइए कि वो आई हैं पॉलिटिक्स में, सक्रिय राजनीति में तो वो दिखती नहीं थी पहले, लेकिन अब हालांकि अर्जुन मुंडा के साथ हमेशा कार्यक्रमों में जाती आती रही, लेकिन सक्रिय राजनीति में पहली बार आई हैं और चुनाव लड़ रही हैं। तो उनकी उम्मीदवारी को, उनके भाषणों से आप किस तरह से देख रहे हैं उनको? देखिए, इसमें एक चीज़ है कि मतलब जो दो स्टॉलवर्ट लीडर हैं झारखंड में भाजपा के, जैसे एक मान लीजिए रघुवर दास और एक अर्जुन मुंडा, एक बड़ा चेहरा है। बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, फिर दोबारा वो आए। तो ये दोनों जो बड़े चेहरे, इनका प्रेजेंस झारखंड में चाहिए। मतलब एक तो राज्यपाल बन गए तो संवैधानिक पद पर चले गए, तो उनका वो प्रेजेंस यहाँ राजनीति, सक्रिय राजनीति में हो नहीं सकता है। अर्जुन, जब हम लोग हेमंत बिस्व शर्मा से बात कर रहे थे सीधे से इसी प्रभात खबर में, तो हम लोगों ने पूछा था कि जो झारखंड के बड़े लीडर हैं, ट्राइबल्स लीडर, चूंकि आप ट्राइबल लीडर पर परफॉर्म नहीं कर पाए पिछले चुनाव में, तो क्या बड़े लीडर्स को मौका दीजिएगा? क्योंकि अब आपके पास चारा है नहीं, बड़े लीडर को लड़ाइए अगर लड़ाना है तो उनका कहना था कि अर्जुन मुंडा एक ऐसे लीडर हैं हमारे यहाँ जो केंद्रीय नेतृत्व की छवि रखते हैं, मतलब केंद्रीय स्तर के नेता हैं। तो उनकी भावना के अनुरूप ही हम लोग काम करेंगे, उनको हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप चुनाव लड़िए। इसी प्रभात खबर की हेमंत बिस्व शर्मा, तो एक संकेत था कि अर्जुन मुंडा जहाँ चुनाव लड़ेंगे लड़ने के लिए वही सोचा। तो वो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि चुनाव लड़िए, रघुवर दास जी ने अपने बहू को कहा कि वो चुनाव लड़ेंगी। अब सवाल ये है कि वो जो नया सिनेरियो, तो एक चीज़ आप मान के चलिए कि एक बड़ा चेहरा है अर्जुन मुंडा, और चंपई के आने के बाद कुल्हान की राजनीति थोड़ी, उसकी दशा और दिशा बदल गई है चंपई के आने के बाद, क्योंकि भाजपा ने एक माहौल वहाँ बना लिया, ठीक है। और चंपई की लगातार सक्रियता रही, और जब वो चंपई आ भी रहे थे तो बड़ा हमको लग रहा था कि अर्जुन मुंडा, हम लोग चूंकि राजनीति में ना कोई एक चेहरा दूसरे चेहरा को, बड़े चेहरा को देखना नहीं चाहता अपने प्रभाव क्षेत्र में, लेकिन बड़े साफगोई से अर्जुन मुंडा ने कहा था कि पार्टी की चीज़ें हैं, पार्टी को तय करना, और अगर पार्टी चाहेगी चंपई स्वरूप को लाना तो इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, और पार्टी मजबूत ही होगी। तो बड़ा वार्म वेलकम था चंपई का अर्जुन मुंडा की ओर से। तो लग रहा था कि अब भाजपा बहुत एग्रेसिवली
अपने यहाँ इन लोग तो जैसे भी है ना नारा, बटोगे तो कटोगे, तो पहले भाजपा ने अपने ही नारा दे दिया कि बटना ही नहीं है हम लोग को। तो वो वाला एक खेमाबंदी तो थोड़ा कम दिखा इस बार चुनाव में हेमंत बिश्व शर्मा के आने के बाद भी। तो उस ये बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। और मेनका सरदार जो यहाँ सभी जानते हैं, मेनका सरदार का वो भूमिज का वहाँ बड़ा पकड़ रहा है। तो ये इनके आने के बाद एक थोड़ा रिफ्ट था उस समाज में, मेनका सरदार भी उससे नाराज, मेनका ने इस्तीफा भी दे दिया था, उसको मना लिया भाजपा ने। लेकिन चूंकि आप इन जगहों पर जेएमएम को भी अभी आप नहीं कर सकते हैं कि चीज़ें, लेकिन चूंकि जेएमएम से हम लोगों ने देखा है, सर ने भी देखा होगा कि जेएमएम से जो लोग निकले हैं, मतलब एक इंडिकेशन जेएमएम का पुराना इतिहास रहा है कि उनकी थोड़ी राजनीतिक वजूद तो कभी ना कभी गड़बड़ा जाती है। चूंकि वो जनाधार लगता है कि कोई, तो अभी जितनी भी सीटें हैं, ये चंपई सोरेन वाली सीट है, ये चंपई सोरेन को ये चुनाव तय करेगा कि वो सीट वाकई में चंपई सोरेन की थी या जेएमएम की थी। लोबिन हेम्ब्रम की जो सीट है बोरियो, वो वाकई में लोबिन हेम्ब्रम की सीट थी या जेएमएम की सीट थी। ये चुनाव ये बड़े दो सवाल लेकर के आने वाला है। हाँ, बोरियो के बारे में तो हम लोग नहीं कह सकते पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि वो कई बार हारे भी हैं। लेकिन चंपई सोरेन सरायकेला में जो पिछले मतलब 2000 के बाद जितने चुनाव हुए हैं, सारे चुनावों में वो लगातार जीतते रहे। तो एक उस हिसाब से उस चीज को कह रहा था कि वो देखिए, एक तो होता है कि अब ये चुनाव में यही ना है भाई कि चूंकि खेमा बदल गया, अब चंपई भाजपा की तरफ आ गए और अब जेएमएम पुराने चेहरे को लेकर लड़ी। तो अब वहाँ जेएमएम का अपना कैडर वोट है कि या इतने दिनों का काम काज है चंपई सोरेन का उनका अपना वोट है। सीधा मुद्दा यही आता है कि क्या कोई जब नेता शिफ्ट होता है तो उसके साथ साथ उनका वोटर भी जाता है कि आप अपने चले गए, आप जाइए, हम लोग यही रहेंगे, ठीक है। मोटा मोटी यही होता है। जी बिल्कुल। जो मेरा अपना है कि आज की तारीख में हर एक व्यक्ति का विवेक है, वो अपना देखता है। ऐसा नहीं है कि आज हम कहीं चले गए तो मेरे साथ आप भी चले गए, आप बोलिएगा कि ना हम यहीं पर ठीक हैं। कल को हम बोलेंगे कि दुकान खोलेंगे हम समोसा का, आप चलिएगा, है तो आप बोलेंगे नहीं हम यहीं पर ठीक हैं। यही कहानी है, यही पॉलिटिक्स में हो रहा है, होता है। तो ये बड़ा सवाल है और परीक्षा की घड़ी है बड़े बड़े नेताओं के लिए इस बार। एक चीज जो अब जिक्र किए वो बड़ा इशू है। बोले कि नहीं बोले? बोल दीजिए कोई चीज छिपाना नहीं है, दर्शकों को हर जानकारी होनी चाहिए। देखिए, रणनीति तो भाजपा बनाती है जी, और बनाई भी है। ये मीरा मुंडा लड़ी चुनाव, ये सब जो इशू होता है, क्या है कि पिछले चुनाव में या उसके पहले आप देखिए, पाकिस्तान की टीम बहुत बुरा हार रही थी। उस टीम में एक समय ऐसा होता है कि 11 प्लेयर में 7 प्लेयर ऐसा था जो कैप्टन रह चुका था। आपको किसी की बात नहीं सुनेगा, है ना। अगर सब कैप्टन है तो बोलेगा तुम स्लिप में खड़ा रहो, उजागर गली में, हम तुमसे कम क्या चीज का, हम भी कैप्टन। तो भाजपा भी देखी, इसके पहले भी है, पिछले चुनाव में है, कई टॉप लीडर लोग आ गए थे। तो इस बार आपस में ग्रुप होता है कि लड़ तो रहे हैं हम लोग, नाम भले मत बोले, नाम बाद में तय होगा, लेकिन लगता है कि टिकट दिलाने में उनका चला है, उनके समर्थक ज्यादा जीते हैं, तो कुर्सी पर ध्यान होता है। सब कुछ जानता है और होना भी चाहिए अपना, आप करते किस लिए पॉलिटिक्स, है ना, वो बड़ा इशू है। तो बीजेपी ने बहुत तरीके से कहा किया कि इस बार कि वो कंफ्यूजन नो के बराबर रहे। उन्होंने प्रयास किया कि रघुवर दास जी को राज्यपाल बना दिए कि आप जाइए संवैधानिक पद पर, आपको किनारे। तो अब बाबूलाल जी को ले आए थे आप पहले, तो बाबूलाल जी जब आ गए तो बच गए अर्जुन मुंडा जी, तो अर्जुन मुंडा जी को केंद्र में ले गए। तो हुआ कि भाई वो केंद्र की राजनीति करेंगे, आप चल जाइए राज्य उड़ीसा में संभालिए आप, और बाबूलाल जी यहाँ पर झारखंड में उनके अपना काम धाम से यही हुए है। तो कोई और था नहीं, तो कंफ्यूजन लोगों के अंदर में न रहे, ये प्रयास किया। इसी बीच एक नया खेला हो गया चंपई सोरेन वाला। चंपई सोरेन आ गए, अब फिर 2 हो गए। अब फिर दिमाग में लोगों को लगा कि अब क्या होगा, इनको लाए हैं तो आगे क्या होगा, चंपई सोरेन को मौका मिलेगा कि बाबूलाल जी को मौका मिलेगा। इसी बीच अगर फिर आप ले आते हैं अर्जुन मुंडा को, तो एक तीसरा भी खुल जाता जी है कि अभी क्या होगा, कौन दावा होगा। तो इन सब चीज़ों से, और खुदा न खास्ते अगर इस्तीफा देकर रघुवर दास भी चले आते कि हम लड़ेंगे पूर्वी से, तो 4 आदमी हो जाते, फिर बोलता है। तो बीजेपी ने प्रयास किया कि जो 2 हैं आप दोनों का ही कंफ्यूजन रहे, बाकी को आप अलग अभी रखिए। तो बहुत तरीके से भाजपा ने एक रणनीति के तहत किया कि हम लोग बाकी तय करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है, और स्टेट में भी किसी के भी मन में दुविधा जहाँ रहेगी ना जी, तहाँ दिक्कत होती है। तो एक कारण मुझे ये भी लगता है उसी तरह में। और ये मीरा मुंडा के बारे में मिथिलेश जी, मीरा मुंडा पॉलिटिक्स के लिए नई नहीं है।
है, सीधे तौर पर जानते हैं, बहुत जानकार एक एक चीज़ों को समझने के लिए, और लंबे समय से सामाजिक कार्यों के माध्यम से वो बहुत ज़्यादा खरसाओं में सक्रिय रही थी, बहुत ज़्यादा मंच पर जाना, इस पर जाना। एक होता है कि सीधे टिकट नहीं मिला, उतार दिए पत्नी को और खोज रहे कौन है भाई, नहीं, ये चेहरा नोन चेहरा रहा है आदिवासी समुदाय के बीच में, उस सिंहभूम में हो रहा है। इसलिए उनको इसका फिर परिचय नहीं देना कि हम हैं कौन, मेरा मुंडा के को बताना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सक्रिय रही हैं। ठीक है, और जिस एरिया में पढ़े हैं उसके बगल में ही उनका घर है। अच्छा, पोटका जो एरिया है जहाँ तक पहुँचता है उसके बगल में ही, तो जमशेदपुर में ही उनका घर है जी, है ना। तो ये स्थिति थी। तो आज के चुनाव के बारे में, अब तक की झारखंड की राजनीति के बारे में और चुनाव से जुड़ी हुई जो बैकग्राउंड की चीज़ें हैं उसके बारे में आपको अनुज भैया ने और आनंद जी ने, दोनों लोगों ने बड़ी विस्तार से बताया है। अभी चुनाव का दौर चल ही रहा है, वोटिंग हो रही है, 5 बजे तक वोटिंग होना है, और 5 बजे के बाद भी अगर लोग लाइन में रहेंगे तो उनको वोट देने का मौका मिलेगा। हम लोग उम्मीद करेंगे कि बढ़ेगा, अच्छा होगा, वोटिंग परसेंट बढ़े, जी बिल्कुल, वोटिंग परसेंट बढ़ेगा। लोकतंत्र में जितनी भागीदारी बढ़ेगी आम लोगों की, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। तो आगे हम फिर आपको मिलेंगे, और आपसे वादा करते हैं कि एक बार हम लोग, अनुज भैया ने जो कहा है कि महतो माझी का जो कॉम्बिनेशन था जिसने झारखंड आंदोलन को हार दी, चुनाव बाद और कराइएगा, वो चुनाव के बाद करेंगे, उसको चुनाव के बाद हाँ। करेंगे, और जो भी चुनाव से जुड़ा हुआ अपडेट रहेगा वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि आप लोग प्रभात खबर पढ़ते रहिए। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं तो प्रभातखबर.com ज़रूर देखिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रभात खबर के यूट्यूब चैनल पे ही आपको ये सारी चीज़ें जो ज्ञानवर्धक चीज़ें वो मिलेंगी, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ, कुछ मेहमानों के साथ, आनंद जी के साथ न्यूज़ रूम में फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जोहार। धन्यवाद आप लोगों का इस प्रोग्राम में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक चीज़ें बताने के लिए। चलिए धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।